नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। इलास्टिसिटी का ये पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सिरों पर टिकी और मध्य में भारित दंड का बंधन देखेंगे और दूसरा हम इसके अंदर पॉइजन रेशियो का जो प्रायोगिक सिस्टम है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या आपको मोटिवेट कर रहा है या नहीं। और नेक्स्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन पर मुझे कौन से टॉपिक पर या कौन से बिंदु पर वीडियो बनाना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोनों सिरों पर टिकी और मध्य में भारित दंड। अभी तक हमने पढ़ा कैंटिलीवर जो एक सिरे पे बंधा हुआ होता था, दूसरे सिरे पे उसमें वजन डाला जाता था। इसमें क्या किया, ये दो सुधार है, स्टैंड है, कील है, जिनपे हम इसे दंड को टार। ओके, इस पे जब तक साम्यावस्था में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस पे डब्ल्यू भार बीच में लगा दिया जाए तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ ये डब्ल्यू भार लगाया तो ये दोनों जो कील हैं, दोनों जो स्टैंड है, इन पर ऊपर की तरफ जो बल लगेगा वो होगा W/2। इसकी टोटल लेंथ है L, तो अब इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी रह गई, L/2 एंड L/2। अब ये पूरा जो दंड है, ये पूरा जो बीम है, वो दो कैंटिलीवर के युग्म की तरह व्यवहार करेगा। और दो कैंटिलीवर के युग्म की तरह व्यवहार करेगा तो उसमें हम लोग आधा पार्ट ये मान लेते हैं, O से A, W/2 इस पर वजन है और L/2 इसकी लंबाई है, और ये जो झुकाव है यहां से यहां तक का वो है डेल्टा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्मूला था दंड के बंधन का, डेल्टा का, वो हमारे पास प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए मैंने कैसे डिराइव किया था। तो डेरिवेशन हमारे पास आया था W/L³ अपॉन YIG एंड YIG, और इसके साथ कोएफिशिएंट आएगा 1/3। ओके, in this condition W equal to W/2 for each part of B, and और जो लंबाई है वो कितनी रह जाएगी, L/2, and then length remains L/2. Now we put this in equation. Now we put this into this equation. We get that delta equal to W की जगह रिप्लेस W with W/2 and L with L/2 cube upon 3YI. What is the result? We have W into L cube upon 2 to the 4 to the 8. Okay, 8 into 2 16, 3 48 YIG। यहां IG का हमें पता है कि ये IG इसका जड़त्व आघूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। इसका मान BD³ अपॉन 12 आता है, वो भी रिप्लेस करके देख लेते हैं वो कैसे रिप्लेस होता है। लेट मी सी, IG equal to IG equal to BD
इंटू बी डी क्यूब अपॉन 12, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब इंटू 1। यह हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका मिलता है। इसमें रख करके, इस फॉर्मूले में रख करके और हम किसी भी भारित दंड का बंकन, बेंडिंग ऑफ बीम, पर बेंडिंग ऑफ बीम किस कंडीशन में, जब वो दोनों सिरों पे टिकी हुई हो और बीच में से उनको भार डाला जाए, तब हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किस हिसाब से होता है, तो इसके लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। तो देखिए, बंकन विधि द्वारा वायुगमन किसे क्या करते हैं। ये ए बी हमारे पास बीम है। ओके, इस बीम के नीचे दो कील लगी हुई है, पी और क्यू। इस बीम के बीच में एक स्टैंड टाइप का लगा करके और उसके नीचे से जो डब्ल्यू वेट है, इस वेट को लटकाने के लिए कीलक लगाया गया है। ओके, और इसी जगह पर ऊपर की तरफ गोलाई मापी 3 बेसिक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिक्स में। नंबर 1 वर्नियर कैलिपर्स, नंबर 2 स्क्रू गेज और नंबर 3 गोलाई मापी। ओके, तो गोलाई मापी भी यहां लगा दिया गया और गोलाई मापी के साथ बैटरी जोड़ करके और उससे गैल्वेनोमीटर जोड़ करके उसे टी कील से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसमें वजन बढ़ाएंगे, ज्यादा इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखना है, काम करना है, कार्य समझ लेते हैं ताकि उसकी लैंग्वेज आप समझ सकें कैसे करना है। जैसे जैसे हम इसमें वजन बढ़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ झुकेगा। अभी साम्य अवस्था में मान लीजिए इस पर कोई वजन नहीं है, ऊपर है, और ये जो स्क्रू गेज है, गोलाई मापी है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, इस तरह से बिल्कुल टचमेंट में अगर बैटरी है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा, फिर सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने डब्ल्यू वेट लगा दिया, ये जो बीम है ये हल्का सा नीचे हो गया, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस नीचे से कसना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उससे हम ये जो नीचे की तरफ कसना शुरू करेंगे, जो गोलाई नीचे की तरफ लेंगे, वो मान तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा। ओके, कितना नीचे की तरफ कितना विक्षेप हुआ, क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, वापस जैसे ही इसको टच करेगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में वापस डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर वेट बढ़ाएंगे, फिर वही इसको वापस नीचे कर, फिर सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा, इसको वापस नीचे खिसकाएंगे, इसको कसेंगे, वापस सर्किट कंप्लीट होगा, फिर वापस गैल्वेनोमीटर विक्षेप होगा। तो जैसे जैसे मॉस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो विक्षेप आएगा उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि these are related in a linear condition। तो एक निश्चित डिस्टेंस का, लेट दिस साइड इज डेल्टा एंड दिस साइड इज m, तो एक निश्चित डेल्टा और m को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, निश्चित मात्रा में उसका रेशियो ले लेंगे और इसी रेशियो को हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें पहले से पता है कि फॉर्मूला हमारे पास है क्या, y इक्वल टू m, आगे mg बाय w, मतलब mg l क्यूब अपॉन क्या था, 4b d क्यूब इंटू डेल्टा। इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे
स्क्वायर से इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे और गोलाई मापी से इसका जो अवनमन है वो ज्ञात कर लेंगे। अवनमन को इस तरह रख देंगे। मॉस जो हम वेट लगाने जा रहे हैं उसको मॉस और जी जो टोटल वेट हो गया इस वेट को ले लेंगे। ओके, और एल क्यूब जो इसकी टोटल लंबाई है उसका। अब यहाँ पे देखिए वही एल क्यूब वाला वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने दो सिरों, सिंगल कैंटिलीवर वाला नहीं लगाना, सिंगल वाला डबल वाला लगाना है। देखिए यहाँ पे दोनों आधारों पर दर्द लिखा हुआ है तो W जो है वो W/2 काम आएगा, L जो है वो L/2 के रूप में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइसन रेशियो कैसी होती है। इस तरह की एक रबर की ट्यूब होती है जिसका जो निचला सिरा है वो बंद होता है और उस पर एक कील या मापने के लिए कुछ अंकित करने के लिए कुछ निशान बाहर निकला हुआ होता है, कुछ सिरा बाहर निकला हुआ होता है। इसके बगल में एक स्केल लगा हुआ होता है और नीचे जिस चीज से बंद होती है उस पर की एक हुक लगा हुआ होता है जिसपे हम अलग अलग नाप के अलग अलग वजन के बार लगा सकते हैं। ओके, ये पूरी नली एक स्टैंड पे रहती है और स्टैंड पर इस नली के ऊपर यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी जाती है। जैसे जैसे हम W नीचे का वेट जो है इस वेट को बढ़ाएंगे इस नली में से पानी नीचे आता जाएगा। इससे हमें आयतन में परिवर्तन का पता लग जाएगा कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नली का जो व्यास, कुछ चीजें ले लेते हैं। माना नली का व्यास कितना है D। ओके, नली का व्यास कितना है D। तो इसका जो नीचे वाला एरिया है नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया A बराबर पाई और त्रिज्या के स्क्वायर, हमारे पास D है D/2 का स्क्वायर या π/4 इंटू। अब पूरी नली का आयतन देख लेते हैं। जब पूरे ट्यूब का आयतन देख लें, नली का आयतन या ट्यूब का आयतन कितना हो जाएगा B नली की लंबाई तो नहीं लिखी, चलो यहां लिख लेते हैं नली की लंबाई, ये कैपिटल। तो पूरा आयतन कितना हो जाएगा π/4 D² इंटू n। ये हमारे पास इसका आयतन। ठीक है, अब पॉइसन रेशियो का मैंने पढ़ा था तो मैंने एक बात कही थी कि अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति का अनुपात होता है। इसका मतलब जब इसको नीचे बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी पर इसकी चौड़ाई में कमी होगी। ठीक है, चौड़ाई में कमी होगी यानी इसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो भार लगाने पर आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन कहां से मालूम करेंगे, वहां से मालूम कर लेंगे। पर पहले फॉर्मूला क्या है dV है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए नीचे बढ़ा, नीचे वेट बढ़ा तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ी, त्रिज्या घटी और लंबाई बढ़ी, यानी परिवर्तन दोनों में हुआ। यानी जो फॉर्मूला है दोनों की जगह लगेगा, एक बार एक का वेरिएबल, एक बार दूसरे का वेरिएबल। चलो पहली बार में इसको पहली बार में मान लेते हैं D² को इनवेरिएंट, हमारे पास क्या आया DL। दूसरी बार क्या करते हैं
आगे देखते हैं, इसकी तो हमें पता है 5/4 d स्क्वायर, तो क्यों ना बाहर इसी को निकाला जाए, इसका हमें पता है वो आसानी से कर पढ़ लेंगे, तो उसको बाहर निकाला जाए। इसको बाहर निकाला जाए तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, dt इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर dl, तो ये रहा, इसकी जगह पे अंदर मैंने लिख दिया 1, इधर क्या बचा 5/4 बाहर आ गया था, l 2d और dt अपॉन d स्क्वायर इंटू डी एल, डी से डी कट गया, हमारे पास क्या बचा ये डी से और ये डी कट गया, हमारे पास क्या बचा, आगे लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट में, ये हमारे पास आ गया, इसको मैं इधर ले लेता हूं, डी अपॉन डी एल, आयतन परिवर्तन और उसके लंबाई परिवर्तन और उसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, और ये हमारे पास एरिया का, ये है एरिया। ओके, यहां से हमारे पास क्या बचा 1+, देखिए 2 मैंने ऐसा कैसा रख दिया, अब देखता हूं d ऑफ d अपॉन d इंटू dl अपॉन, भाई ये तो कौन सी विकृति है, ये कौन सी विकृति है, इनमें से एक तो अनुदैर्ध्य विकृति है और दूसरी अनुप्रस्थ विकृति है, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान होता है पॉइसन रेशियो के बराबर, किसके बराबर, पॉइसन रेशियो के बराबर, किसके बराबर, पॉइसन रेशियो के बराबर, ठीक है, तो 1+2 सिग्मा, सिग्मा ये मैं लिखूं, देखो देखो, चलो लिख दो, चलो ये मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, dd अपॉन d अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, एग्जाम परिवर्तन, अब dl अपॉन l अनुप्रस्थ विकृति, और इन दोनों का अनुपात सिग्मा। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सिग्मा का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, इसके लिए नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, चलो तो नेगेटिव ले लेते हैं इसको, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव करते हैं, ये क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास नेगेटिव, तो जहां हमने इसको नेगेटिव कर दिया, क्यों किया, पहले यहां लिख लेता हूं, सिग्मा इज नेगेटिव फॉर पॉइसन रेशियो, आयतन घटेगा ना, नहीं आयतन घटेगा, इनमें से एक चीज बढ़ेगी, या तो लंबाई बढ़ेगी तो त्रिज्या घटेगी, या त्रिज्या बढ़ेगी तो लंबाई घटेगी, यानी जो टोटल रेशियो है वो एक मान तो नेगेटिव में आएगा, एक मान तो नेगेटिव में आएगा, इधर लंबाई बढ़ाएंगे तो त्रिज्या घटेगी, और त्रिज्या बढ़ाएंगे लंबाई कम करेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, वो ट्यूब फूल जाएगा, यानी एक रेशियो नेगेटिव आनी है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का निशान है, ठीक है, तो 1 अपॉन a dv अपॉन dl इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा, चलो सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते, सिग्मा की वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, 2 सिग्मा इक्वल टू 1 - 1 अपॉन a dv अपॉन dl, तो को किधर है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 - 1 अपॉन a dv अपॉन dl, अब ये dv कहां से निकले, मैंने बताया था, जैसे जैसे वजन बढ़ाएंगे यहां से ट्यूब में से पानी उसकी जो मात्रा है नीचे निकलती है, तो यहां से
और लेंथ में परिवर्तन पहले ही स्केल लिया था, लंबाई के बाद में यहाँ आ गया, लेंथ परिवर्तन स्केल से नाप के निकालेंगे और इससे हमें पॉइसन रेशियो और बड़ी की पॉइसन रेशियो निकल जाएगी। ओके, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो भी है आपके सरल का उपकरण और स्थैतिक और गतिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मापन। ये वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, बीएससी के लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स में मैं अपना मैक्सिमम आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, किस बिंदु पर चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।